हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग लीगल लैंग्वेज या लीगल मैगज़िम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। वील कवर हाईली इम्पॉर्टेंट एंड हाईली स्कोरिंग लीगल मैगज़िम्स, राइट। ये रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाती हैं। सो दीज लैटिन फ्रेजेस आर ऑफन सीन इन केस लॉज एंड लीगल रीजनिंग्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 20 सबसे इंपॉर्टेंट लीगल मैगज़िम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वील सी देयर मीनिंग, देयर प्रिंसिपल, और उनके साथ हम लोग केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी और सब्जेक्ट के लॉ नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द इंस्टाग्राम पेज इज़ lawvita_80। फर्स्ट लीगल मैगज़िम इज़ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, या इसको लैटिन में बोलते हैं रिस्पोंडिएट सुपीरियर। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है लेट द मास्टर आंसर। इसका मतलब है कि जो काम किसी के लिए किया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी और के लिए कोई काम किया, यानी कि किसी सर्वेंट ने अपने मास्टर के लिए कोई जो काम किया है, तो उस काम के लिए ज़िम्मेदार भी मास्टर ही होगा, यानी कि जिसके लिए किया गया है वही ज़िम्मेदार होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है उस पर बेस्ड है, यानी कि जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के गलत काम के लिए लाइबल हो सकता है अगर वो काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया गया है, यानी कि जब उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस चल रहा था उसके काम के दौरान उस एम्प्लॉय ने अपने काम करते हुए वो गलती की है, तो उसके लिए उसका जो सुपीरियर है, जो उसका मास्टर है, जो उसका एम्प्लॉयर है, वो लायबल हो सकता है। ये कहता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मैक्सिम। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर एम्प्लॉय ने ड्यूटी के दौरान किसी थर्ड पार्टी को कोई हार्म पहुंचाया तो एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय उस टाइम पर एम्प्लॉयर के बिहाफ पर काम कर रहा था। ठीक है, तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हुए कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए उस मैटर में, वो काम एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो रहा हो, एंड देयर इज़ सम अथॉरिटी एंड कंट्रोल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, एक एग्जांपल बता सकती हूँ मैं आपको कि अगर एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करते वक्त किसी से एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जिस भी कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पर वो लायबल हो सकती है। लेकिन अगर वो जो एम्प्लॉय है अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा था, तब जो है वो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। ठीक है, एक केस भी हमने यहाँ कोट किया है, सविता गर्ग वर्सेस डायरेक्टर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ 2004। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल कुड बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ इट्स डॉक्टर्स। ठीक है, इसके एक्सेप्शन की बात करें तो वही कि अगर एम्प्लॉय जो है स्कोप ऑफ ड्यूटी के बाहर जाके कोई काम कर रहा है, जैसे कि अपनी पर्सनल काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयबल लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर। द नेक्स्ट इज लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है द प्लेस टू स्टैंड, यानी कि किसी व्यक्ति के पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए लीगल राइट है या नहीं। ये बात हमें लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल बताता है कि वेदर अ पर्सन हैज़ अ राइट टू ब्रिंग अ केस बिफोर अ कोर्ट और नॉट। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोर्ट सिर्फ उसी पार्टी की कंप्लेंट एंटरटेन करता है जिसका केस से डायरेक्ट इंटरेस्ट हो या जिसे कोई ना कोई लीगल इंजरी हुई हो। ठीक है, ये एक हमारा जनरल प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, बट ओनली दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड कुड फाइल अ केस। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में जब से PIL का कॉन्सेप्ट आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया है, उसके थ्रू जो इसका स्कोप है वो काफ़ी वाइडन अप हो गया है, और कई बार PIL को लोकस स्टैंडाई का एक्सेप्शन भी मानते हैं, क्योंकि PIL के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो कोई और व्यक्ति भी किसी के बिहाफ पे केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि अगर कोई किसी को जस्टिस इंश्योर कराना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का कोई राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी उनके बिहाफ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। तो PIL जो है वो लोकस स्टैंडाई का एक एक्सेप्शन माना जाता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, तो अब उसके पास लोकल स्टैंडाई होगा, है ना, उस व्यक्ति के पास द प्लेस टू स्टैंड होगा। लेकिन अगर किसी और एरिया का रेसिडेंट आके केस फाइल करे बिना इम्पैक्ट के, तो उसके पास लोकल स्टैंडाई नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से
सफ़र नहीं कर रहा है, he doesn't have the direct interest in that matter. We have quoted a case here, शांति कुमार वर्सेस होम इंश्योरेंस कंपनी. इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि सिर्फ वही व्यक्ति केस फाइल कर सकता है जिसे लीगल इंजरी हुई हो या डायरेक्टली जिसका इंटरेस्ट हो. लेकिन आज के टाइम में मैंने वही फिर से बता रही हूँ कि PIL के कॉन्सेप्ट अलाउ करता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकस स्टेंडाई. द थर्ड मैक्सिम इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम. इसका लिटरल मीनिंग होता है हियर द अदर साइड या लेट द अदर साइड बी हर्ड. तो इस मैक्सिम का मतलब है कि किसी भी पार्टी को बिना सुने उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है. ये नेचुरल जस्टिस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको सभी पार्टीज़ को, जो भी पार्टीज़ हैं उस मैटर की, उसको उनको सुनना होगा. ये कोर्ट की ड्यूटी है. ठीक है, एवरी पार्टी मस्ट बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस. हर पार्टी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात कहने का, अपना बात रखने का. ठीक है, द कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट इम्पार्शियल हियरिंग्स बिफोर द मेकिंग डिसीजन. ठीक है, इम्पार्शियल हियरिंग्स होना ज़रूरी है, बिना किसी पक्षपात के हियरिंग होना ज़रूरी है. तो कोर्ट या अथॉरिटी को हर पार्टी को फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपना स्टैंड रखने के लिए, और यही जो है नेचुरल जस्टिस का बेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज एक स्टूडेंट को बिना एक्सप्लेनेशन दिए सस्पेंड कर दे तो वो इलीगल होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट को सुनना ज़रूरी था. एक यहाँ पे हमने केस कोट किया है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. ये पासपोर्ट सीज कर लिया गया था इसमें बिना नोटिस के, मेनका गांधी का. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रोसीजर फेयर और रीजनेबल होना चाहिए. तो इस केस में भी कोर्ट ने ऑडी ऑल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल को राइटरेट किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैक्सिम इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ. इसका लिटरल मीनिंग होता है दैट नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस. यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस का जज नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वो खुद अपने केस का जज होगा तो वहाँ पे बायस होगा, है ना, पक्षपात होना नेसेसरी है. तो ये बायस को अवॉइड करने के लिए इस रूल का इम्पोर्टेंस रहता है. ठीक है, तो जहाँ भी डिसीजन मेकर का पर्सनल इंटरेस्ट हो वो इम्पार्शियल नहीं माना जाएगा, है ना, माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रहता ही है कि उसके अंदर वो चीज़ रहेगी कि मैं अपने पक्ष में फेवर दूँ, है ना, और पूरा डिसीजन जो है वो वॉइड हो सकता है. तो ये इसका की प्रिंसिपल है दैट द जज और डिसीजन मेकर मस्ट हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट. तब यहाँ पे हम लोग नेमो जुडेक्स कॉजा वाले प्रिंसिपल की बात करते हैं, और इस रूल का ऑब्जेक्टिव है बायस को प्रिवेंट करना और फेयरनेस इंश्योर करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अपने बेटे का एग्ज़ाम पेपर चेक करे, है ना, तो ये आप खुद ही मानोगे कि नंबर अच्छे देंगे ही देंगे वो, तो यहाँ पे बायस माना जा सकता है. इसलिए ये होगा कि वो प्रोफेसर अपने बेटे की जो कॉपी है वो ना ही चेक करे. ठीक है, तो केस है हमारे पास रेक्स वर्सेस ससेक्स जस्टिस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो टू बी सीन. ठीक है, अपीयरेंस ऑफ बायस भी अनफेयर डिसीजन के बराबर ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स या प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स. तो इसका लिटरल मीनिंग है बियॉन्ड द पावर्स. यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी अथॉरिटी अपने लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कोई एक्ट करता है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स माना जाता है और उस एक्ट को वॉइड माना जा सकता है. ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, उन्हें उनके रूल्स एंड लॉज जो है वो बताते हैं कि आप अगर जो आपकी अथॉरिटीज़ है उसके बियॉन्ड जाके कोई काम करेंगे तो वो काम आपका अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा. ठीक है, तो इसका की प्रिंसिपल क्या है दैट कोई भी एक्ट या कोई भी ऑर्डर वैलिड तभी है जब वो ऑथराइज्ड हो, जब वो विद इन द लीगल पैरामीटर्स हो. ठीक है, पावर्स के बियॉन्ड ना हो. लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पावर डिफाइन नहीं है तो एक्शन इनवैलिड हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर अगर एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी अपने एरिया के बाहर कोई टैक्स लगाए तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, है ना. वी हैव कोटेड एन एग्जाम्पल हियर, वी रामैया वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें कोर्ट ने रूल किया कि जब SBI ने अपने पावर्स के बियॉन्ड जाकर कोई एक्ट किया तो वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स था, बिकॉज इट वॉज एक्सीडिंग द लीगल अथॉरिटी, देयरफॉर इट वॉज एन इनवैलिड एक्शन. ठीक है, एक एक केस मैंने हर मैगजीन में डाला है ताकि आप लोग कोट कर सकें. नेक्स्ट इज अब इनिशियो. अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही. जब कोई भी एक्ट या कोई भी अग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से ही इनवैलिड होगा तो उसे कहते हैं हम वॉइड अब इनिशियो, है ना. इट
it is used to indicate that something was invalid or unlawful from its very inception. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, कोवर्जन या इलीगलिटी से बना है ना, तो वो वैलिड कभी था ही नहीं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो वॉइड माना जाता है. तो ये आप एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हो अब इनिशियो करेंगे. इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, इट मीन्स इट वॉज नेवर लीगली वैलिड. ठीक है, सेम गोज विद एनी लॉ, सेम गोज विद एनी अग्रीमेंट, सेम गोज विद एनी मैरिज. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी और के नाम पर फॉल्स डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वो अग्रीमेंट डे 1 से वॉइड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द वॉइड अब इनिशियो. ठीक है, द केस हियर इज DDA वर्सेस कोचर कंस्ट्रक्शन वर्क. इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल एलिमेंट से बना है तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड अब इनिशियो. ठीक है, नेक्स्ट इज रेस इप्सा लॉक्विटर. रेस इप्सा लॉक्विटर का लिटरल मीनिंग है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जब किसी इंसिडेंट की नेचर ही प्रूव कर दे कि नेग्लिजेंस ज़रूर हुई ही है यहाँ पे, तभी ये मैक्सिमम अप्लाई होता है. यानी कि मतलब जो परिस्थिति है वो खुद ब खुद बता रही है. और जनरली जो मैक्सिम है ये हम टॉर्ट लॉ में इस्तेमाल करते हैं टू स्टेब्लिश द नेग्लिजेंस, कि भाई जितनी भी सिचुएशंस है, जो भी फैक्ट्स है, वो खुद ब खुद हमें शोकेस कर रहा है. द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि यहाँ पे पार्टी का नेग्लिजेंस था. ठीक है, और यहाँ पे पार्टी का फॉल्ट था. सो प्लेंटिव को नेग्लिजेंस प्रूव नहीं करना पड़ता है, इंसिडेंट ही इतना ऑब्वियस होता है कि नेग्लिजेंस प्रिज्यूम कर ली जाती है. ठीक है, एंड नाउ इन दिस द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू द डिफेंडेंट व्हेन द नेग्लिजेंस इज ऑब्वियस. ठीक है, जनरली ये जो डॉक्ट्राइन है ये एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में अप्लाई की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में सर्जरी के बाद सिजर मिल जाए, है ना, तो फिर ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी. राइट, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं. इफ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज लेफ्ट इनसाइड अ पेशेंट, इट इज़ अ नेग्लिजेंस, प्रिज्यूम नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल. ठीक है, मॉर्गन वर्सेस सिम वाले केस में सर्जिकल टूल जो है वो बॉडी के अंदर छोड़ा गया था, तो कोर्ट ने बोला कि दिस इज रेस इप्सा लॉक्विटर. यहाँ पे रेस इप्सा लॉक्विटर अप्लाई होती है बिकॉज इंसिडेंट बोल रहा है कि गलती हुई है, नेग्लिजेंस हुई है. ठीक है, तो ये मैक्सिम जो है वो कोर्ट को अलाउ करती है कि वो कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल लॉजिक से नेग्लिजेंस इन्फर कर सके जब फैक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो. द नेक्स्ट मैक्सिम इज डैमनम सिने इंजूरिया. ठीक है, ये भी टॉर्ट लॉ में हम पढ़ते हैं. सेम विद इसका एक ऑपोजिट मैक्सिम है इंजूरिया सिने डैमनम, ये भी हम टॉर्ट लॉ में पढ़ते हैं. तो डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब है द डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि अगर किसी को नुकसान हुआ हो लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो उसे हम डैमनम सिने इंजूरिया कहते हैं. और यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है जनरली. इट रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर अ पर्सन सफर्स द हार्म बट देयर इज नो लीगल राइट वायलेटेड. ठीक है, कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है. लॉ सिर्फ उस हार्म को रिकॉग्नाइज करता है, देखिए, जो किसी लीगल राइट के वायलेशन से हुआ हो. हियर मेयर फाइनेंशियल और पर्सनल लॉस डज नॉट लीड टू एनी लीगल एक्शन. ठीक है, देयरफॉर द अफेक्टेड पार्टी कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस एज पर डैमनम सिने इंजूरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नया स्कूल खुल जाता है, किसी पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स, एक नया स्कूल एक पुराने स्कूल के सामने खुल जाता है, ये ब्लू सिस्टर ग्रामर वाला केस है. ठीक है, और क्या हो रहा है कि पुराने स्कूल के बच्चे अब नए स्कूल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लीगल राइट वॉलेट नहीं हो रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कमर्शियल लॉस हो रहा है, कोई लीगल इंजरी तो नहीं हो रही है ना. तो यहाँ पे हम डैमनम सिने इंजूरिया का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स के केस में डिफेंडेंट ने अपने लैंड के वाटर सप्लाई इंटेंशनली ब्लॉक कर दिया था, तो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ बट उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ था. तो यहाँ पे कोई भी कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं किया गया था और इस मैक्सिम को अप्लाई किया. द नेक्स्ट मैक्सिम इज इंजूरिया सिने डैमनम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लीगल इंजरी बट विदाउट एक्चुअल डैमेज. उसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे लीगल इंजरी वॉयलेट हुई है बट यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है. तो अगर किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट वॉयलेट हो गया हो, चाहे उससे एक्चुअल लॉस नहीं हुआ हो, तब भी वो केस फाइल कर सकता है और तब भी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है. वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट इज सफिशिएंट टू क्लेम द डैमेजेस. ठीक है, क्योंकि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ एक्शन, चाहे कोई फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो. इसका एग्जाम्पल बड़ा क्लासिक होता है, ये वाला है HB वर्सेस वाइट का, कि अगर कोई वोटर को वोट देने से रोका जाए, है ना, तो वो केस कर सकता है इवन इफ इलेक्शन रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लीगल राइट आपने डिनाई किया है. देयरफॉर ही इज़ लायबल टू गेट द कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो
HB वर्सेस वाइट, और इसका एक इंडियन केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें MLA को असेंबली अटेंड करने से रोका गया था, तो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेशन माना और MLA को कॉम्पनसेशन दिया इस मैक्सिम को अप्लाई करते हुए। द नेक्स्ट मैक्सिम इज यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, ठीक है। ये भी हम लोग टॉर्ट लॉ में पढ़ते हैं जनरली। इसका लिटरल मीनिंग है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, ठीक है। जहाँ भी किसी व्यक्ति का लीगल राइट एग्जिस्ट करता है, जहाँ भी, वहाँ उसके पास उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए रेमेडी भी होना चाहिए, ये कहता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। लॉ तभी मीनिंगफुल होगा जब उसमें रेमेडी भी मिले। एवरी राइट, लीगल राइट मस्ट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी, क्योंकि अगर राइट तो है लेकिन अगर उसे इन्फोर्स कराने के लिए रेमेडी नहीं है तो उसकी कहाँ पे इम्पोर्टेंस रही है ना। क्योंकि इतना तो होना चाहिए कि अगर वो राइट वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को रेमेडी इंश्योर्ड हो। अगर कोर्ट रेमेडी ना दे तो राइट का कोई मतलब नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का राइट टू एजुकेशन या राइट टू एम्प्लॉयमेंट वायलेट होता है तो उसके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए ना उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। द केस हियर इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कस्टोडियल वायलेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट लायबल है और विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। द राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ है, इसलिए रेमेडी भी इंश्योर होना इज़ नेसेसरी, ठीक है। लीगल रेमेडी मस्ट एग्जिस्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये इस केस में कहा गया था। हम लोगों ने 10 लीगल मैक्सिम्स जो हैं वो कवर कर ली। तो यूबी जस्ट इबी रेमेडियम का जो मैक्सिम है वो रूल ऑफ लॉ और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक फाउंडेशन है, ये आप याद रखना। राइट्स मीनिंगलेस हैं अगर उनके साथ रेमेडी नहीं है तो। ओके, द नेक्स्ट मैक्सिम इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। तो इसका मतलब है टू वन हु इज़ विलिंग नो हार्म इज़ डन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी रिस्क को एक्सेप्ट करता है तो उससे बाद में इंजरी होने पर किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाउ ही कैन नॉट ब्लेम एनी अदर पर्सन, है ना। जैसे इसके क्लासिक एग्जांपल रहते हैं जनरली कि अगर कोई व्यक्ति मैच देखने गया, आगे की सीट पे बैठा है, तो वो रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर बॉल आएगी और उसको हार्म होता है देन उसके बाद वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता है फॉर दैट हार्म, है ना। तो ये मैक्सिम कंसेंट बेस्ड डिफेंस है जनरली, ये जनरल डिफेंस है टॉर्ट लॉ में, कि जिसमें कहा जाता है कि जिन्होंने रिस्क नोइंगली एक्सेप्ट किया है उन्हें लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। इफ अ पर्सन नोइंगली एंड विलिंगली अंडरटेक्स अ रिस्की एक्टिविटी देन दे कैन नॉट लेटर स्यू फॉर इंजरीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पेक्टेटर बॉक्सिंग मैच देखने जाता है और एक्सीडेंटली पंच लग जाता है तो वो स्यू नहीं कर सकता है क्योंकि उसने स्पोर्ट के इनहेरेंट रिस्क एक्सेप्ट किए थे, है ना। यहाँ पे केस है डैन वर्सेस हैमिल्टन। तो इसमें प्लेंटिफ नोइंगली एक ड्रंक ड्राइवर के साथ कार में बैठा, फिर कोर्ट ने कहा कि उसने इस मैटर में रिस्क अपने आप एक्सेप्ट किया था, इसलिए यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया अप्लाई होता है। प्लेंटिफ को पता था, ठीक है, अबाउट द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व। ऑल्दो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया दैट मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। सिर्फ मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क जो है वो अमाउंट टू कंसेंट नहीं होता है। तो इस मैक्सिम का यूज़ तब होता है जब विक्टिम ने फ्री कंसेंट से डेंजरस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और फिर उस इंजरी के लिए कोई रेमेडी क्लेम करने की कोशिश करता है तो फिर वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जनरल डिफेंस है टॉर्ट लॉ में। चलिए, द नेक्स्ट मैक्सिम इज केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर, केविएट वेंडेटर दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। दोनों कंज्यूमर के जनरली राइट्स के बारे में और बायर और सेलर के राइट के बारे में बात करता है। तो केविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। तो ये मैक्सिम कहती है कि बायर को खुद अपने परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। सेलर की ड्यूटी लिमिटेड होती है जब तक फ्रॉड ना हो, सो इट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बायर, ठीक है। एम्प्टर में हम बायर की बात करते हैं कि जब वो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो खुद इंस्पेक्ट करें कि गुड्स कैसी क्वालिटी के हैं, जो वो चाह रहे हैं वो है या नहीं है, ठीक है। तो लॉ ये अज्यूम करता है कि बायर ने ड्यू डिलीजेंस किया है, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है जिसे वो चेक कर सकता था तो यहाँ पे सेलर लायबल नहीं होगा। सेलर आर नॉट लायबल फॉर द डिफेक्ट्स अनलेस दे मिस रिप्रेजेंट, यानी कि अगर उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया सेलर ने या कंसील की कोई बात तब तो सेलर लायबल होंगे, बट जनरल पार्लेंस पे सेलर लायबल नहीं होते हैं। ये बायर का ड्यूटी होता है दैट ही हैज़ टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस बिफोर मेकिंग दी परचेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर बिना चेक किए एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ले जाता है और वो डिफेक्टिव होता है तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है अनलेस यहाँ पे सेलर ने मिस इंटरप्रेट ना किया हो। तो जनरली बायर का ड्यूटी है कि वो ये सब चीज़ें चेक करके ही प्रोडक्ट को परचेज करे।
द केस हियर इज मारियापन वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें कोर्ट ने कहा कि बायर ड्यूटी बाउंड होता है टू इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी और द गुड्स प्रॉपरली। उसने चेक नहीं किया, इसलिए उसका लॉस उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ही मस्ट वेरीफाई द प्रॉपर्टी डिटेल्स बिफोर परचेजिंग। अब इसकी ऑपोजिट डॉक्ट्राइन है द डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट वेंडिटर। तो ये मैक्सिम का लिटरल मीनिंग है लेट द सेलर बी अवेयर। तो ये मैक्सिम मॉडर्न लॉ में यूज़ होती है, जिसमें सेलर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए, ठीक है। इट शिफ्ट द बर्डन ऑन टू द सेलर्स टू इंश्योर दैट द गुड्स मस्ट मीट द लीगल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अब बायर को नहीं बल्कि सेलर को इंश्योर करना होता है कि जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं वो फिट फॉर यूज़, डिफेक्ट फ्री एंड डिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। द सेलर मस्ट डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स एंड इंश्योर द फेयर ट्रांजेक्शंस। तो अब मॉडर्न कंज्यूमर लॉज जो हैं उन्होंने उसमें केवियट वेंडिटर ने जो है वो रिप्लेस कर दी है केवियट एम्प्टर की डॉक्ट्राइन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑनलाइन सेलर नोइंगली डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन भेजता है तो फिर वो लायबल होगा, बायर को पूरा रिफंड और पूरा डैमेजेस मिल सकता है इफ़ ही फाइल्स द केस फर्दर। द केस हियर इज मांडव कृष्ण चैतन्य वर्सेस यूको बैंक। तो इसमें कोर्ट ने सेलर की ड्यूटी को हाईलाइट किया था और बोला था कि बायर बिहेवियर का ज़माना चला गया है और अब सेलर बिहेवियर को रूल को ज़्यादा रेलिवेंसी हो गई है, इसलिए सेलर को इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना होगा बिफोर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी टू दी बायर, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के एरा में केवियट वेंडिटर इज वी कैन से इज अ न्यू रूल, इज एन इवॉल्विंग रूल दैट द सेलर हैज़ टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, राइट। द नेक्स्ट मैक्सिम इज डोलाई इनकैपेक्स। ये हम लोग जनरली आईपीसी में पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो इस मैक्सिम का मतलब है जो व्यक्ति अपने एक्ट को का नेचर समझने में इनकैपेबल है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो उससे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं दी जा सकती है। दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। सो इट रेफर्स टू अ लीगल प्रिजम्पशन। ये जनरली बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए होता है, दैट द चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन एज कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल। यानी आईपीसी के अंदर 7 साल से छोटे बच्चे को एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट किया गया है ना। द चिल्ड्रन अंडर 7 years ऑफ एज आर इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम। सिमिलरली 7 से 12 साल के बच्चों को भी तभी लायबल माना जाएगा जब ये प्रूव हो जाए कि उनके पास इतनी मैच्योरिटी थी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्शन विच दे आर परफॉर्मिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 6 साल का बच्चा किसी का फ़ोन तोड़ देता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं बनेगा क्योंकि उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है ना। तो आईपीसी में सेक्शन 82 7 साल से कम उम्र के बच्चे को के ऊपर जो लायबिलिटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करता है, और सेक्शन 83 7 से 12 साल के बच्चे की लायबिलिटी के बारे में बात करता है, दैट इम्पोज अ कंडीशनल लायबिलिटी विच विल बी बेस्ड अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ हिज माइंड, ठीक है। द केस हियर इज हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कोर्ट ने कहा कि 7 से 12 साल के बच्चे ने के एक्ट के लिए मेंस रिया प्रूव करना ज़रूरी है, उसका गिल्टी माइंड प्रूव करना ज़रूरी है। इट हेल्ड द इम्यूनिटी ऑफ द माइनर इन द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो डोलाई इनकैपेक्स का जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि क्रिमिनल लॉ सिर्फ मेंटली रिस्पॉन्सिबल लोगों पर अप्लाई हो, नॉट ऑन दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके। 15th इज रेस जुडिकाटा। ये हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पढ़ते हैं ना। तो इसका लिटरल मीनिंग है अ मैटर ऑलरेडी एडजज्ड। तो कौन से सेक्शन में है सीपीसी के? सेक्शन 11 में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार अगर कोर्ट ने किसी मैटर को फाइनली डिसाइड कर दिया है तो फिर उसी इशू पर फिर से केस फाइल नहीं किया जा सकता है। इट प्रिवेंट्स द सेम डिस्प्यूट फ्रॉम बीइंग लिटिगेटेड अगेंस्ट वंस अ कोर्ट हैज़ अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। एक बार जब उसने फाइनल डिसीजन दे दिया, सेम फैक्ट्स हैं, सेम पार्टीज हैं, तो फिर से आप उस पर लिटिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि ये मैक्सिमम लीगल सर्टेनिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। हर डिस्प्यूट को एक ही बार डिसाइड होना चाहिए, ये बात ये मैक्सिम कहता है। इट इंश्योर्स फाइनैलिटी एंड इट प्रिवेंट्स द अननेसेसरी लिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच रेंट का इशू डिसाइड हो चुका है बाय द कोर्ट, तो टेनेंट उसी इशू पर नए फैक्ट्स के बिना फिर से केस नहीं कर सकता है। द केस हियर इज दारियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट्स अ इंपॉर्टेंट केस ऑफ रेस जुडिकाटा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेस जुडिकाटा आर्टिकल 32 के पिटिशंस पे भी अप्लाई होता है ताकि जुडिशरी का मिस यूज़ ना हो,
ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 पे रेस जुडिकाटा की बात करता है। इट अपहोल्ड्स द डॉक्ट्राइन टू प्रिवेंट द रिपीटेड लिटिगेशन, और सीपीसी का सेक्शन 11 जो है इस प्रिंसिपल को कोडिफाई करता है। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा लीगल सिस्टम को फाइनलिटी और डिसिप्लिन देता है, एक ही केस को बार बार कोर्ट में लाना मना है ना। चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट मैक्सिम इज एक्ट इज नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो इसका लिटरल मीनिंग है दैट एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, यानी कि किसी भी क्राइम के लिए सिर्फ एक्ट करना इनफ नहीं है, गिल्टी माइंड यानी कि मेंस रिया भी होना इक्वली ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो मैक्सिम है ये क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, इट एम्फसाइज दैट द क्रिमिनल लायबिलिटी रिक्वायर्स बोथ the wrongful act that is actus reus and a guilty intention that is the mens rea। ये दो जो actus reus और mens rea एक क्राइम को कमिट करने के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा। सो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फॉर अ क्राइम, actus reus the wrongful act and the mens rea that is the guilty mind और guilty intention। तो अगर एक्ट हुआ है बट इंटेंशन नहीं थी तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी एक्सेप्ट सर्टेन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम पनिशमेंट फॉर द एक्सीडेंटल एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी किसी को एक्सीडेंटली मार देता है बिना इंटेंशन के तो वो मर्डर नहीं हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड या एक्सीडेंट वाले केसेस में वो काउंट किया जाएगा। द केस हियर इज ब्रांड वर्सेस वुड। इसमें कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट in every offense unless excluded expressly or by necessary implication। ठीक है, मेंस रिया एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है इन एवरी केस अनलेस वो एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया हो या उसमें नेसेसरी इम्प्लीकेशन है उसको एक्सक्लूड करने का तभी। ठीक है, तो आईपीसी जो है या नया जो हमारा कानून है भारतीय न्याय संहिता, इट इनकॉर्पोरेट्स दिस प्रिंसिपल इन वेरियस सेक्शंस। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम है ये इंश्योर करता है कि क्रिमिनल लॉ ओनली उन लोगों पर अप्लाई हो या लागू हो जिनके पास गलत नीयत थी और इनोसेंट मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये मैक्सिम ये बात कहता है। द नेक्स्ट इज रेशियो डेसिडेंडाई। सो इसका लिटरल मीनिंग है द रीज़न फॉर द डिसीजन, यानी कि जब कोर्ट किसी केस में डिसीजन देता है तो उसका लीगल रीजनिंग और उसका एक प्रिंसिपल होता है ना, तो जिसे हम लोग रेशियो डेसिडेंडाई कहते हैं और कोर्ट को हर डिसीजन को देते वक्त उसका रीजनिंग बताना ज़रूरी है। सो रेशियो डेसिडेंडाई जो है इट रेफर्स टू द लीगल प्रिंसिपल और द रूल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कोर्ट जजमेंट। जो रीजनिंग है वही कोर्ट के जजमेंट को फॉर्मुलेट करती है ना, और ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनता है फॉर द फ्यूचर सिमिलर केसेस। राइट, तो हर जजमेंट का एक कोर लीगल रीजनिंग होता है जो डिसीजन को सपोर्ट करता है और वही उसी को हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, बाइंडिंग ओनली रेशियो यानी कि नॉट पर्सनल व्यूज़ और साइड रिमार्क्स। ठीक है, तो बाइंडिंग पार्ट सिर्फ रेशियो होता है यानी कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग होती है। अगर कोर्ट ने इसके अलावा कोई अपने पर्सनल व्यूज़ दिए, कोई साइड रिमार्क्स दिए, वो जो है बाइंडिंग नहीं होता है। ओनली द रेशियो डेसिडेंडाई इज बाइंडिंग। और जो हम बोल रहे हैं ना कि पर्सनल रिमार्क्स हो गए या साइड रिमार्क्स हो गए, उन्हें हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, और ऑबिटर डिक्टा जो है तो उनका बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है तो ये रेशियो होता है और हर लोअर कोर्ट को इसे मानना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट मैंडेट्स सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स एज बाइंडिंग। द केस हियर इज मोहम्मद अयूब वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रेशियो ही प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जो रीजनिंग्स होती है केस में वही प्रेसिडेंट होता है, उसके अलावा जो भी रिमार्क्स हैं वो ऑबिटर डिक्टा कहलाते हैं। So here court emphasized the importance of ratio decidendi. Right, तो ratio decidendi in conclusion legal system में uniformity और consistency लाता है so that similar facts get the similar treatment. ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है जजमेंट का उसे हम लोग ऑबिटर डिक्टा कहते हैं और इसका लिटरल मीनिंग है द थिंग्स सेड बाय द वे, है ना। तो कोर्ट के डिसीजन के दौरान कही गई नॉन एसेंशियल रिमार्क्स या नॉन एसेंशियल ऑब्जर्वेशंस जो फाइनल जजमेंट पे इम्पैक्ट नहीं देती हैं उन्हें हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। सो इट रेफर्स टू द रिमार्क्स मेड बाय द जज दैट आर नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन एंड दैट डू नॉट हैव द बाइंडिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये बाइंडिंग नहीं होते हैं लेकिन कोर्ट्स इन्हें परसुएसिव वैल्यू देता है। ठीक है, स्पेशली जब हायर कोर्ट्स के होते हैं तो मतलब कोर्ट उन्हें कंसिडरेशन में ले सकता है बट ऑल्दो दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन दी लोअर कोर्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जज किसी फ्यूचर हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कमेंट करते हैं, है ना, तो वो ऑबिटर डिक्टा होगा, गाइडिंग हो सकता है लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। एशबी वर्सेस वाइट के केस में लॉर्ड हॉल्ट का एक फेमस रिमार्क था दैट एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज, है ना।
तो इसे एक ऑबिटर डिक्टा माना गया था, बट इट लेटर इन्फ्लुएंस्ड मेनी रूलिंग्स एज वेल, सो इट मे हैव द पर्सुएसिव वैल्यू। उसका एग्जाम्पल है एचबी वर्सेस वाइट का, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑबिटर डिक्टा मे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर केसेस बट दे डू नॉट एस्टेब्लिश द बाइंडिंग प्रेसिडेंट। तो इन कंक्लूजन ऑबिटर डिक्टा लीगल इंटरप्रिटेशन में इंसाइटफुल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन बाइंडिंग पावर नहीं होती है, अनलाइक द रेशियो डेसिडेंट। नाउ द लास्ट सेकेंड मैक्सिम हियर इज एक्टस नेसेसिटस, दैट्स लिटरल मीनिंग इज द एक्ट ऑफ नेसेसिटी। तो इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कोई एक्ट करता है जिससे लॉ ब्रेक हो सकता है ना, जिससे लॉ ब्रेक होता है, लेकिन इंटेंशन उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन का होता है, तो वो नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है। यानी कि वहाँ पे वो बोलता है कि ज़रूरी था, इट वाज नेसेसरी, उस बड़े लॉस को होने से रोकने के लिए इट वाज नेसेसरी टू टेक दैट एक्शन। तो वहाँ पे वो एक्ट ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट लायबिलिटी, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल इज कंपेल्ड टू एक्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो लॉ कभी कभी अलाउ करता है कि इमरजेंसी में लॉ वायलेट हो, लेकिन सिर्फ तब जब कोई ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करना हो या ग्रेटर हार्म को अवॉइड करना हो। तो नेसेसिटी कैन सर्व एज अ डिफेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, बट इट मस्ट बी यूज इन केसेस वेयर एक्शंस आर टेकन टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड में किसी ने किसी के घर में जाकर अपनी जान बचाई, तो टेक्निकली ट्रेसपास हुआ, बट एक्ट ऑफ नेसेसिटी की वजह से वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। द केस हियर इज बड़ा ही लैंडमार्क केस है नेसेसिटी को लेके, रेजाइना वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफेंस 1884 का केस है, सबने पढ़ा होगा आईपीसी में। तो इसमें सर्वाइवर्स ने क्या किया था कि एक पर्सन को मार दिया था टू सेव देमसेल्फ। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वी हैड टू सर्वाइव, और उन्होंने उस एक व्यक्ति को मार के खा लिया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि नेसेसिटी कैन नॉट जस्टिफाई द मर्डर, ये इतनी भी नेसेसरी नहीं थी कि आप किसी का मर्डर कर दें, है ना। ये कोई बहुत ग्रेटर हार्म नहीं था, बट लेसर एक्ट्स कैन बी एक्सक्यूज। लेसर एक्ट्स होते तो एक्सक्यूज़ हो जाता, बहुत बड़ी इमरजेंसी होती तो एक्सक्यूज़ हो जाती, बट यहाँ पे कोर्ट ने नेसेसिटी को एज अ डिफेंस नहीं माना था इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, राइट। बट कोर्ट जनरली रिकॉग्नाइज एज पर द आईपीसी द नेसेसिटी एज अ डिफेंस इन सर्टेन केसेस विद वेयर टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, राइट। तो एक्ट एज नेसेसिटीज शो करता है कि लॉ ह्यूमन नीड और इमरजेंसी सिचुएशन को भी समझता है, लेकिन ये डिफेंस लिमिटेड और केयरफुली अप्लाई होता है, ठीक है। एंड द लास्ट मैक्सिम हियर इज सिने डाई। इसका लिटरल मीनिंग है विदाउट अ डे और विदाउट असाइनिंग अ डे। तो अगर कोर्ट या लेजिस्लेचर किसी मैटर को बिना अगली डेट इंडेफिनेटली एडजर्न कर देता है, यानी कि अगली डेट नहीं दी पर एडजर्न कर दिया, तो उसे हम एडजर्नड सिने डाई कहते हैं ना, पर सुना होगा आप लोगों ने। इट रेफर्स टू एडजर्नमेंट और सस्पेंशंस विदाउट स्पेसिफाइड डेट फॉर रिजम्पशन, ठीक है। फ्यूचर डेट नहीं दी आगे रिज्यूम करने के लिए। तो ये प्रोसीजर तब यूज़ होता है जब केस या मीटिंग को फ्यूचर में कब कंटिन्यू होगा ये डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अभी ये बोल देते हैं दैट दिस मैटर इज एडजर्न्ड सिने डाई, ठीक है। तो अगर ये केस अभी रेडी नहीं है और पार्टीज तैयार नहीं है, तो कोर्ट उसे सिने डाई एडजर्न कर सकता है, मतलब जब ज़रूरत होगी तो फिर वापस उसे लिस्ट कर लिया जाएगा, है ना। सो इट इज़ यूज, दिस मैक्सिम इज यूज इन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट। केस हियर इज छबीला दास मेहता वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात। तो इसमें कोर्ट ने सिने डाई एडजर्नमेंट को वैलिड माना जब सेशन इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था, ठीक है। द कोर्ट में एडजर्न सर्टेन केसेस सिने डाई व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग्स आर अनसर्टेन। तो सिने डाई मैक्सिम प्रोसीजरल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे पता चल सकता है कि कोई मैटर टेम्पररी क्लोज है बट डिसमिस नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिने डाई। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, जो कि हर लॉ स्टूडेंट, हर जुडिशरी एस्पिरेंट और जिनके भी सिलेबस का ये पार्ट है लीगल मैक्सिम, लीगल लैंग्वेज, उन्हें ये डिटेल में पता होनी चाहिए। मैक्सिम सभी बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स और हमारे सारे इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। ये मैक्सिम सिर्फ लैटिन फ्रेजेस नहीं है, बल्कि ये लॉ के प्रिंसिपल्स को कंसाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे वो नेचुरल जस्टिस हो, क्रिमिनल लायबिलिटी हो, सिविल रॉन्ग्स हो, प्रोसीजरल फेयरनेस हो, हर मैक्सिम किसी ना किसी लीगल डॉक्ट्राइन का फाउंडेशन है ना। आपने जैसे देखा कि रेस इप्सा लॉक्विटर टॉर्ट लॉ में नेग्लिजेंस प्रूफ करता है, रेस जुडिकाटा जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करता है, यूबिजस सिबी रेमेडियम हर राइट के साथ रेमेडी का एश्योरेंस देता है ना। तो ये किसी न किसी लीगल डॉक्ट्रिन की फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए इनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रेलिवेंट केस लॉस के साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केस लॉस भी आप लोग मेंशन करना जहाँ भी ज़रूरत पड़े।
और जिस हिसाब से क्वेश्चन की मार्किंग है उस हिसाब से आंसर आप लोग प्रिपेयर करिएगा. दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. अगर ये आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है. और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. एंड इन केस इफ़ यू हैव सब्सक्राइब यू मे सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और आप इस सब्जेक्ट के और किसी भी और सब्जेक्ट के हमारे जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं. इनके PDF हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल ID पे कांटेक्ट करके, ठीक है. दोनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. दिस वॉज इट एवरीवन. ऑल द बेस्ट for your exam. Keep studying. Stay tuned with our channel. Thank you for watching. Bye bye.